बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम कोलोरेक्टल कैंसर को पढ़ेंगे। बेसिकली ये भी टाइप ऑफ कैंसर है जो कि हमारे जीआई ट्रैक्ट डिसऑर्डर्स में आ रहा है। ठीक है, तो हम इस वीडियो लेक्चर के अंदर ये देखेंगे कि ये कोलोरेक्टल कैंसर हमें क्यों होता है और उसके क्या रीज़न्स होते हैं। ठीक है, बेसिकली ज़्यादातर जो है ना हमें इरिटेबल बाउल सिंड्रोम को अच्छी तरह से ट्रीट ना करने की वजह से भी हो सकता है और उसके अलावा इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती है समटाइम। हमारे इंटेस्टाइन के अंदर जो मटेरियल होता है वो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट में रुक जाती है जिसकी वजह से भी हमें कोलोरेक्टल कैंसर हो सकती है। और भी मज़ीद काज़ेज़ हैं जो हम इसी वीडियो लेक्चर के अंदर देखेंगे और उसके साथ-साथ हम सिम्पटम्स और काज़ेज़ को भी देखेंगे और फाइनली ट्रीटमेंट और मैनेजमेंट को देखेंगे। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन को देखते हैं कि थर्ड मोस्ट कॉमन कैंसर डायग्नोज मतलब ये थर्ड टाइप ऑफ कैंसर है। मतलब फर्स्ट में जो ज़्यादातर आई थिंक के ब्रेस्ट कैंसर जो कि फीमेल में आ रहा है, सेकंड में पता नहीं कौन सा रहा है, लेकिन थर्ड टाइप ऑफ कैंसर ये कोलोरेक्टल कैंसर इफेक्ट सेक्सेस इक्वली। ये मतलब दोनों मेल और फीमेल में इक्वली इफेक्ट कर रहा होता है। 5 ईयर सर्वाइवल रेट इज 90% विद अर्ली डायग्नोज एंड ट्रीटमेंट। अगर आप पेशेंट की अर्ली डायग्नोज और ट्रीटमेंट करते हैं तो उनको 90% चांसेस है तो कि वो आपका पेशेंट सर्वाइव कर सके। ठीक है, अगर रिस्क फैक्टर को देखें कि इसमें फैमिली हिस्ट्री आ जाती है। फैमिली हिस्ट्री में ये होता है कि मतलब आपके जो वालिदैन हैं या फिर आपके वालिदैन के वालिदैन हैं, मतलब उनमें कोई फैमिली में कोई मेंबर तो नहीं है जिसको कोलोरेक्टल कैंसर हो, तो ये चीज़ हम देखते हैं। उसके अलावा इन्फ्लेमेटरी बाउल सिंड्रोम आईबीएस जो मैंने पहले भी बताया कि हमारे इंटेस्टाइन के अंदर इन्फ्लेमेशन आ जाती है, ठीक है? जिसकी वजह से हमें सम टाइम डायरिया होता है या फिर कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। उनको इन चीज़ों को टाइमली ट्रीट ना करने की वजह से ये चीज़ें मज़ीद कॉम्प्लेक्स होती जाती हैं जिसकी वजह से हमें कैंसर हो जाता है। और इसके अलावा डाइट भी इफ़ेक्ट कर रहा होता है, लाइक हाई इन फैट कैलोरीज़ प्रोटीन आप लेते हैं। ज़्यादातर प्रोटीन लेने की वजह से क्या होता है कि आपके इंटेस्टाइन के अंदर एसिड की प्रोडक्शन बढ़ जाती है। उसके अलावा कार्सिनोजेन की भी प्रोडक्शन बढ़ जाती है। अब कार्सिनोजेन क्या है? ये केमिकल एजेंट है जो कि कैंसर काज़ करवाता है, ठीक है? अब ये कार्सिनोजेन हमें कहाँ से मिलता है? तो ज़्यादातर जो है टोबैको प्रोडक्ट जो हम यूज़ करते हैं, लाइक स्मोकिंग वगैरह, ठीक है? इस तरह की चीज़ों में ये ज़्यादातर होता है। उसके अलावा फूड और ड्रिंक की बात करें तो ये स्पाइसी ड्रिंक जो होती हैं, उनमें ये ज़्यादा होता है या फिर हाई टेम्परेचर ड्रिंक होती हैं कुछ। और इसके अलावा हम जैसे टी वगैरह हो गई, ये हाई टेम्परेचर है। और इसके अलावा बिल्कुल कोल्ड टेम्परेचर हो, बिल्कुल ठंडी चीज़ें लाइक वाटर हो या फिर कोल्ड ड्रिंक हो, इन चीज़ों को लेने की वजह से आपके इंटेस्टाइन के अंदर कार्सिनोजन की प्रोडक्शन बढ़ जाती है, जिसकी वजह से आपको चांसेस होते हैं कि आपको कोलोन कैंसर हो सकती है। अच्छा, फिर अगर हम इसकी पैथोफिजियोलॉजी की बात करें, मोस्ट मैलिग्नेंसी बिनाइन इज़ एडेनोमेटस पॉलिस। मतलब ज़्यादातर जो मैलिग्नेंसीज़ या फिर कैंसर होती है वो बिनाइन होती हैं एंड अराइज़ इन रेक्टम एंड सेगमेंट, जो कि ज़्यादातर आपके सेगमेंट कोलन या फिर रेक्टम में होती है। Spread by direct extension to involve entire bowel circumference and adjacent organ। मतलब ये स्प्रेड करती है, आपके बावल में होगी, उसके बाद ये मतलब दूसरे ऑर्गन तक भी स्प्रेड होगी, फैलेगी। लाइक मेटास्टेसाइज टू रीजन लिम्फ नोड की तरफ फैलेगी। उसके अलावा सर्कुलेटरी सिस्टम में जब आ जाएगी तो ये पूरे बॉडी में मतलब इन्वॉल्व हो जाएगी, लाइक आपके लिवर, लंग्स, ब्रेन और बोन, इन तक ये इजीली फैल सकती है और आपकी पूरी बॉडी को डैमेज कर सकती है। फिर अगर हम मैनिफेस्टेशन साइन और सिम्पटम्स को देखते हैं कि इसमें क्या रहा है कि ऑफन प्रोड्यूस नो सिम्पटम्स अंटिल इट इज एडवांस्ड। मतलब स्टार्टिंग में आपको कोई सिम्पटम्स इसके नहीं मिलेंगे जब तक ये अपनी 3 या 4th लेवल कैंसर के नहीं चला जाए। कैंसर के बेसिकली 4 स्टेजेस होते हैं, ठीक है? तो जब तक ये 3 या 4 स्टेज पे नहीं जाता तब तक आपको मतलब उनके कोई सिम्पटम्स नज़र नहीं आते। प्रेजेंटिंग मैनिफेस्टेशन इज ब्लीडिंग। मतलब सबसे पहला जो इनका मैनिफेस्टेशन सिम्पटम्स होता है वो ब्लीडिंग आ रही होती है आपके स्टूल के थ्रू। आल्सो चेंजेस बाउल हैबिट, आपके बाउल हैबिट्स चेंज होंगे, लाइक कॉन्स्टिपेशन होगी या फिर डायरिया होगी। आपको पेन होगा आपके एब्डोमेन में, ठीक है? एनोरेक्सिया, आपको भूख नहीं लगेगी, आपका वेट लॉस होगा। और इसके अलावा पल्पेबल एब्डोमिनल और रेक्टल मास, आपका जो रेक्टल या फिर एब्डोमिनल मास है वो अपनी जो है ना कॉन्ट्रैक्शन बिल्कुल लूज़ कर जाएगा, ठीक है? और उसके अलावा आपको एनीमिया हो सकती है, आपके बॉडी के अंदर ब्लड की कमी हो सकती है। ठीक है, ये चीज़ हो सकती है। तो ये आप देख सकते हैं कि कोलोन कैंसर मतलब आपके जो इंटेस्टाइन का अंदर इंटरनल ल्यूमन है,
वो इस तरह हो सकता है, इसमें इंटरनली मास जो है ना वो क्रिएट हो सकता है, एब्नॉर्मली मास। फिर ये अगर हम पिक्चर को देखेंगे, इसमें भी यही चीज़ हमें बता रहा है कि आपके कोलन के अंदर एब्नॉर्मल मास आ जाते हैं, सेल आ जाते हैं, जो कि ज़्यादातर कैंसर क्रिएट करवाते हैं। फिर इनकी प्रोडक्शन बढ़ती जाती है, जिसकी वजह से मतलब आपको इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन भी हो सकती है, लाइक आपका जो स्टूल वगैरह ये पास आउट नहीं हो पा रहा होता, ठीक है? या फिर पेन भी होता है आपको उन चीज़ों को पास आउट करने के दौरान। अगर कॉम्प्लिकेशन को हम देखें कि बाउल ऑब्स्ट्रक्शन होगी आपको, जो मैंने पहले भी कहा कि आपके स्टूल पास आउट नहीं होगा, और उसके अलावा परफोरेशन ऑफ बाउल बाय ट्यूमर, पेरिटोनाइटिस परफोरेशन होगी आपके इंटेस्टाइन के अंदर, लाइक आपका जो इंटेस्टाइन है उसमें होल हो जाएगा, ठीक है? जिसकी वजह से इंटेस्टाइनल जो फ्लूइड है या फिर उसके अंदर जो मटेरियल है वो आपके पेरिटोनियल कैविटी में चला जाएगा, जो कि हमारे एब्डोमेन के बाहर पेरिटोनियल कैविटी होती है। फिर वो फ्लूइड उसमें चला जाता है तो उसमें इन्फ्लेमेशन आ जाती है, जिसकी वजह से हम उसे पेरिटोनाइटिस कहते हैं। इन्फ्लेमेशन ऑफ पेरिटोनियल कैविटी, ठीक है? इन्फ्लेमेशन ऑफ पेरिटोनियम। फिर अगर मज़ीद हम देखेंगे, डायरेक्ट एक्सटेंशन ऑफ कैंसर टू एडजेसेंट ऑर्गन, मतलब ये कैंसर जो है ना वो डायरेक्ट एक्सटेंड करेगी, स्प्रेड करेगी दूसरे ऑर्गन की तरफ, मतलब उनको भी ये डैमेज करना स्टार्ट कर देगी। फिर अगर हम कोलैबोरेटिव केयर की बात करें तो इसमें फोकस इज़ ओनली अर्ली डिटेक्शन एंड इंटरवेंशन, मतलब आपने अर्ली कैंसर को डिटेक्ट करना है, फाइंड आउट करना है कि इसका क्या रीज़न है, क्या काज़ है, किस किस वजह से ये हमें हुआ है। तो ये जल्दी फाइंड आउट करना है, इसकी वजह से मेन जो है वो स्क्रीनिंग टेस्ट होती है। अब स्क्रीनिंग टेस्ट ये होती है कि मतलब एक आम हेल्दी बंदा भी करवा सकता है अपनी मतलब हेल्थ के लिए, लाइक वो स्क्रीनिंग करवाएगा तो उन्हें पता चल जाएगा कि मुझे कहीं पे कैंसर हुआ है, क्योंकि कैंसर के सिम्पटम्स तो हमें 3 या 4 स्टेज में मिल रहे हैं, ठीक है? ज़्यादातर मतलब पहले भी आते हैं लेकिन मोर एडवांस स्टेज में चले जाते हैं। तो हमें स्क्रीनिंग टेस्ट करवाती हैं, इसमें हम मतलब कैंसर को डिटेक्ट करते हैं अर्ली स्टेजेस में, फिर हम उन्हें जल्दी ट्रीटमेंट करते हैं ताकि वो मतलब हाई लेवल पे ना चला जाए, ठीक है? और उसके अलावा हम अपनी लाइफ़ को सेव करते हैं किसी कैंसर डायग्नोस की वजह से। मतलब स्क्रीनिंग जो है ना एक कोई भी बंदा करवा सकता है, ऐसे नहीं है जिसको कैंसर हो या किसको डिज़ीज़ हो वो करवा सकता है, नहीं। हेल्दी बंदा भी स्क्रीनिंग करवा सकता है अपनी पूरी बॉडी के, जिसको उसे पता चल जाता है कि उसके कौन से ऑर्गन में एब्नॉर्मैलिटी है, ठीक है? कहीं पे कोई इन्फेक्शन है या कोई चीज़ एब्नॉर्मल है, तो उनकी वो अर्ली स्टेजेज़ में अगर ट्रीटमेंट करवाएगा तो वो चीज़ें मज़ीद कॉम्प्लेक्स की तरफ नहीं जाएँगी। उसमें क्या है कि डिजिटल एग्ज़ाम बिगिनिंग एट द एज ऑफ 40, मतलब आपने जब 40 इयर्स पे पहुँचना है, तो स्क्रीनिंग टेस्ट करवानी है। और उसके अलावा फेशियल आपका जो ब्लड टेस्ट है, सॉरी स्टूल वग़ैरह उनका भी टेस्ट करवानी है जब 50 इयर्स पे पहुँचे हैं आप। और उसके अलावा कोलोनोस्कोपी या सिग्मोनोस्कोपी करवानी है आपने 50 इयर्स पे, मतलब हर एवरी ईयर, हर तीसरे या फिर 5वें साल आपने ये चीज़ करवानी है। ठीक है? फिर अगर हम डायग्नोसिस टेस्ट की बात करें तो सीबीसी इसमें इन्वॉल्व है। एनीमिया फ्रॉम ब्लड लॉस, आपने पता चल जाएगा कि एनीमिया या कोई और चीज़ है, इसकी वजह से हम सीबीसी करवाते हैं। उसके अलावा फेकल अकल्ट ब्लड, आपने स्टूल टेस्ट करवानी है, ठीक है? ऑल कोलोरेक्टल कैंसर ब्लीड इंटरमीडिएटली, मतलब आपने अपनी स्टूल की टेस्ट करवानी है, उसमें कोई ब्लड तो नहीं आ रहा, ठीक है? और उसके अलावा कार्सिनो एम्ब्रियोनिक एंटीजन, ये भी क्या है? कार्सिनोजेन एंटीजन, मतलब ये एक टाइप ऑफ प्रोटीन है, ठीक है? दैट कैन कॉज़ वेरियस कैंसर। ये बहुत सारी कैंसर काज़ करवा सकती हैं, लाइक कोलोरेक्टल कैंसर हो गया, लंग कैंसर हो गया, उसके अलावा ब्रेस्ट कैंसर, ये चीज़ें ये काज़ करवा सकती है, ठीक है? और उसके अलावा कोलोनोस्कोपी या फिर सिग्मोनोस्कोपी, टिश्यू बायोप्सी ऑफ स्पीशियस लीजन या फिर पॉलिप्स, आपने ये चीज़ करवानी है। कोलोनोस्कोपी या फिर सिग्मोनोस्कोपी ये बेसिकली एक प्रोसीजर है। हम मतलब कैमरा के थ्रू ये चीज़ करवाते हैं, मतलब विजुअलाइज़ करवाते हैं। कैमरा के थ्रू हम चीज़ें देखते हैं इंटेस्टाइन के अंदर, फिर हमें फाइंड आउट हो जाता है कि इंटेस्टाइन में कहीं पे इन्फेक्शन है, ठीक है? और उसके अलावा टिश्यू बायोप्सी करवाते हैं, मतलब जहाँ पे कोई इन्फेक्शन हुआ वहाँ से सैंपल लेके, ठीक है? उस चीज़ का फिर हम ये लैब करवाते हैं कि ये किस वजह से हुआ है, कोई बैक्टीरिया इन्फेक्शन वगैरह ये चीज़ें वो हम फाइंड आउट करते हैं। उसके अलावा चेस्ट एक्स-रे करवाते हैं हम, सीटी स्कैन, एमआरआई अल्ट्रा, ये सारी चीज़ें हम इसलिए करवाते हैं कि हमें पता चल जाए कि हमारी बॉडी के अंदर कैंसर तो हुआ है, मतलब ये किस वजह से हुआ है, क्या कारण, ये चीज़ हम फाइंड आउट करवाते हैं। ठीक है?
और इसके अलावा अगर चीज़ें मज़ीद कॉम्प्लेक्स हो जाती हैं, अगर आप सर्जरी की तरफ चले जाते हैं मतलब ट्रीटमेंट से या फिर मेडिकेशन से वो चीज़ ठीक नहीं हो रही, तो आपने सर्जरी करवानी तो सर्जरी से पहले आपने क्या करवाना है बावल प्रिपरेशन विथ ग्लूटाइल मतलब एक ग्लूटाइल क्या है? ये एक टाइप ऑफ मेडिसिन है जो हम यूज़ करते हैं कोलोनोस्कोपी में मतलब प्रोसीजर करने से पहले हम ये यूज़ करते हैं कोलोन को साफ़ करने के लिए, क्लियर करने के लिए क्योंकि अगर उसके अंदर मटीरियल होगा, स्टूल वगैरह होगा, तो जब सर्जरी के लिए इंटेस्टाइन को कट किया जाएगा तो वहाँ से वो मटीरियल बाहर आ सकता है जिसकी वज़ह से बहुत सारे प्रॉब्लम हो सकते हैं सर्जरी के थ्रू। तो हम वहाँ से वो चीज़ें पहले से निकाल देते हैं ताकि कोई इश्यू ना आ जाए। एनपीओ पे रखते हैं पेशेंट को, कोई चीज़ उन्हें ओरली नहीं देते हैं और उसके अलावा एनजी ट्यूब लगवाते हैं ताकि पेशेंट अगर कोई एस्पिरेट करता है तो वो बाय ओरल बाहर ना आ जाए चीज़ें। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम इसमें देखते हैं। अच्छा, फिर अगर सर्जरी हो जाती है तो फिर हम क्या करते हैं कि पोस्ट ऑप केयर मतलब ऑपरेशन के बाद हम क्या करते हैं, पेन को मैनेजमेंट करते हैं, ठीक है? और उसके अलावा एंजी ट्यूब लगवाते हैं। एंजी ट्यूब क्यों लगवाते हैं? क्योंकि पेशेंट कोई भी एस्पिरेट करता है तो ये चीज़ें उसके थ्रू बाहर आ जाएँगी, फोलिस कैथेटराइज़ेशन करवाते हैं। उसके अलावा बाउल मैनेजमेंट, ये सारी चीज़ें हम अ, ऑपरेशन के बाद करवाते हैं। उसके अलावा स्टोमा बैग लगवा देते हैं। स्टोमा बैग क्या होता है बेसिकली वो मैं आपको दिखा दूँ। बेसिकली ये चीज़ आ जाती है देखें स्टोमा बैग इस तरह होता है मतलब हम इंटेस्टाइन में स्टोमा हम किसे कहते हैं एब्नॉर्मल ओपनिंग को कहते हैं क्योंकि हम रेक्टल थ्रू रेक्टम जो है ना स्टूल को पास आउट नहीं कर पा रहे थे तो उसके लिए हम ये स्टोमा बैग लगवाते हैं। तो इसके लगाने का यही रीज़न होता है कि हम यहाँ से स्टूल को पास आउट करते हैं, ठीक है? तो अगर ये रेड कलर का है तो पिंक कलर का है तो ये बिल्कुल सही है। अगर ये अपना कलर चेंज कर देता है, कोई और कलर में आ जाता है, तो इसमें कोई मतलब एब्नॉर्मलिटी आ गई है, कोई इन्फेक्शन हुआ या कुछ और चीज़ हुई है, तो फिर हम इनको चेंज कर देते हैं, ठीक है? ये स्टोमा बैग हम इसे कहते हैं, लाइक ये देखें, ये नीचे भी लगा हुआ है, इस तरह का स्टोमा बैग लगवाते हैं हम। ठीक है और उसके अलावा शुड बी पिंक एंड मॉइस्ट मतलब इनको पिंक होना अगर नॉर्मल है तो इनको पिंक होना चाहिए। डार्क रेड और ब्लैक इंडिकेट स्किन या नेक्रोस अगर ये डार्क हो गया या फिर ब्लैक हो गया तो ये शो करवाएगा कि यहाँ पे ऑक्सीजन की कमी हो रही है या फिर कोई नेक्रोस वगैरह हो रहा है, ठीक है। लुक फॉर एक्सेसिव ब्लीडिंग फिर आपने अगर कोई ब्लीडिंग हो रही है तो उसको भी मैनेज करना है। ऑब्जर्व फॉर पॉसिबल सेपरेशन ऑफ स्विचर अगर वो कहीं से इधर उधर हो गया है स्विचर सिक्योरिंग स्टोमा ऑफ एब्डोमिनल वॉल मतलब इधर-उधर उसकी लोकेशन चेंज हो गई है तो वो भी आपने चीज़ें देखनी है, ठीक है? पोस्ट ऑफ केयर फिर अगर पोस्ट ऑफ केयर में अगर हम देखें इवैल्यूएट स्टूल आफ्टर 2 टू 3 डेज़ पोस्ट ऑपरेशन मतलब आपने स्टूल को 2 टू 3 डेज़ जो है ना पास आउट मतलब चेंज करवाना है वो स्टूल बैग। असेंडिंग कोलन में अगर आप ये लगवाएँगे राइट साइड से तो आपका स्टूल लिक्विड फॉर्म में आएगा, लिक्विड स्टूल आएगा, ठीक है? अगर आप ट्रांसवर्स कोलन में लगवाते हैं तो पेस्टी आएगा, ठीक है? फिर अगर आप डिसेंडिंग कोलन में लगवाते हैं तो आपको ये स्टूल नॉर्मल सॉलिड आएगा जैसे हमने पहले भी ये चीज़ फाइंड आउट करी मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे देखिए अगर आप, ठीक है? यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो अगर हम स्टूल जो है ना यहाँ पे लगवाएँगे स्टोमा बैग सॉरी, अगर हम स्टोमा बैग यहाँ पे लगवाएँगे तो हमारा क्या होगा ये स्मॉल इंटेस्टाइन से कनेक्ट हो रहा है, तो यहाँ पे हमें अगर स्टोमा लगाएँ तो ये बिल्कुल फ्लूइड के फॉर्म में आएगा, वाटर स्टूल आएगा। फिर अगर हम ये जो है ना स्टूल हम यहाँ पे लगवाते हैं, तो ये हमें कैसा आएगा थोड़ा पेस्टी आएगा क्योंकि यहाँ पे वाटर की थोड़ी बहुत एब्ज़ॉर्प्शन हो जाती है, ठीक है? फिर अगर हम ये यहाँ पे लगवाएँगे तो ये हमें सॉलिड स्टूल आएगा बिल्कुल जिस तरह नॉर्मल स्टूल होता है, तो उस तरह का स्टूल ही हमारे जो वो है स्टोमा उसमें आएगा, ठीक है? होपफुली ये आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे हमारा ये वीडियो लेक्चर एंड होता है, होपफुली आपको सारी चीज़ें कवर हो गई होंगी। फिर भी अगर कोई क्वेरी हो, कोई चीज़ समझ में नहीं आई हो, तो आप इज़िली कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं हमसे। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लिएगा। मिलती हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू, बाय-बाय, टेक केयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।